हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम एक प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जो कि गणित के पेडागोजी की प्रश्नों की श्रृंखला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए, सी टेट, रीट, एम पी टेट, यू पी टेट। ठीक है, बहुत ही मैं सेलेक्टिव प्रश्नों को मैंने लिया है। यहाँ पे सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं किसी न किसी रूप में। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें अंतर फाइंड करना है यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में। ध्यान रखिएगा कि हमेशा उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर होता है, प्रकृति का नहीं होता है, कठिनाई का नहीं होता है। किसका होता है? उद्देश्यों का। तो यहाँ पर जो पहला उत्तर है वह राइट होगा। फर्स्ट उत्तर उद्देश्यों का। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों का पता लगाना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट जांच करना, ठीक है, क्या प्रोग्रेस हुई है वो पता लगाना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? हम जो निदानात्मक परीक्षण पढ़ते हैं, निदानात्मक परीक्षण में हम क्या पढ़ते हैं कि निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि कारणों का पता लगाना, किस कारण से बच्चे में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही मुझे सही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट जांच करना। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे दोनों ही उत्तर, पहला तथा दूसरा दोनों ही उत्तर यहाँ पे सही होंगे प्रश्न नंबर 2 के। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है, माफ़ कीजिएगा, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इनमें से सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत किन किन बच्चों के लिए होती है? यहाँ पे मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है, पिछड़े बच्चों के लिए भी आवश्यकता होती है और सामान्य बच्चों के लिए भी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षा होती है वो सभी प्रकार के बालकों को दिया जाता है, उपचार सभी प्रकार के बालकों का किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा कि उपचारात्मक शिक्षण है वो निदानात्मक शिक्षण के पश्चात ही किया जाता है। पहले निदानात्मक शिक्षण की सहायता निदानात्मक शिक्षण की सहायता से हम कारणों का पता लगाते हैं, इसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर मंदबुद्धि, पिछड़े बच्चों तथा सामान्य बच्चों, अर्थात यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, माफ़ कीजिएगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं के परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, मान लो कोई बच्चा है, उसे परिकलन में, संख्याओं के परिकलन में समस्या हो रही है, तो उसमें किस प्रकार की समस्या हो सकती है? ठीक है, किस प्रकार से वो ग्रसित हो सकता है? डिस्ग्राफिया से ग्रसित हो सकता है, डिसकैल्कुलिया से ग्रसित हो सकता है, या फिर दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता हो सकती है, या फिर डिसलेक्सिया जिसे हम पठन अक्षमता भी बोलते हैं वो हो सकता है। तो जब भी गणितीय गणनाओं या कैलकुलेशन से संबंधित समस्या होती है तो उस बच्चे में हमेशा ही डिसकैल्कुलिया होता है। क्या होता है? डिसकैल्कुलिया होता है, ध्यान रखिएगा, डिसकैल्कुलिया। ठीक है, और पढ़ने से संबंधित जब होता है तब डिसलेक्सिया होता है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न क्या है कि गणना से संबंधित बात की गई, गणना से संबंधित समस्या है बच्चों को, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किया जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पढ़ना है। सबसे पहले चित्र, संकेत,
फिर ठोस वस्तु है, या फिर संकेत, चित्र, ठोस वस्तु है। तीसरा ऑप्शन ठोस वस्तु है, चित्र और फिर संकेत। और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, ठोस वस्तु है, संकेत और चित्र। तो मुझे इस प्रश्न को पढ़ने के बाद यहाँ पे जो उत्तर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ठोस वस्तुएं बताई जाती हैं, उसके बाद चित्र और इसके बाद संकेतों का ज्ञान करवाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चों में पहले ठोस वस्तुओं को दिखाया जाएगा, फिर चित्र का ज्ञान करवाया जाएगा और फिर संकेत का ज्ञान करवाया जाएगा। यही क्रम होता है बच्चों में गणितीय विचार को प्रकट करने का या जागृत करने का, हम कह सकते हैं। हमारा बस अब अगला प्रश्न है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गणित में त्रुटियों मतलब गलतियों की, मिस्टेक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन किसका है? ये कथन है, क्या है? ये कथन सही है या गलत है, हमें पता लगाना है। गलत, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, गलत क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, सही क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है, सही क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंक के विषयों में फीडबैक देती है। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है, क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं वो बच्चे में क्या होती है, हेल्प करती हैं, ठीक है, बच्चों को सिखाती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, सही क्योंकि यह बोध कराती हैं बच्चे की गणित की अवधारणा की रचना किस प्रकार करते हैं। तो त्रुटियां हमेशा सिखाती है, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जियो बोर्ड किस के शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड एक उपकरण होता है, गणित शिक्षण में एक उपकरण होता है जियो बोर्ड, वह किसके शिक्षण में प्रभावी होता है? ठीक है, इसका उपयोग किसके शिक्षण में किया जाता है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखाएं और कोण, ज्यामिति, आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं, द्विविमा और त्रिविमा अर्थात 2D व 3D आकृतियों में अंतर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फिर सममिति की अवधारणाओं को समझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जियो बोर्ड जो उपकरण है उसका उपयोग हम किस चीज़ के लिए मुख्य रूप से करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब भी जियो बोर्ड की बात आए तब उसका मुख्य उपयोग है वो ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं को जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जियो बोर्ड नाम याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे जियो बोर्ड, इस तरह से हम लिखेंगे इसको जियो बोर्ड। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? ठीक, अगर कोई बच्चा कक्षा 2 में है, उसको हमें सरल आकृतियों के बारे में जानकारी देनी है, उसके किनारे लंबों से परिचय कराना है, तो उसका सबसे सही उपकरण कौन सा होगा? 4 हमारे पास उपकरण दे रखे हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है श्याम पट्ट का तल, स्लेट का तल। ऑप्शन नंबर 2 जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 3D सॉलिड्स के नेट्स। ऑप्शन डी क्यूब्स। तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जियो बोर्ड ही सबसे सटीक उत्तर होगा, क्योंकि कक्षा 2 के जो विद्यार्थी होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको हमें ज्यामिति का ज्ञान देना है, तो सबसे सटीक और सबसे सही उपकरण है वो होता है जियो बोर्ड। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम कम है और हमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हम थोड़ा तेज़ी से इन प्रश्नों को देखेंगे। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? जो भी बच्चे ब्लाइंड होते हैं, दृष्टि बाधित होते हैं, उनके लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग गणित शिक्षण में करते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट और संख्या चार्ट। ऑप्शन नंबर बी संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर कक्ष, संख्या, जियो बोर्ड। इन चारों ऑप्शन में से जो तीसरा ऑप्शन है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, ये तीनों ही उपकरण ब्लाइंड बच्चों को गणित शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमारा ये 9वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही होगा।
अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी व रोचक बना देते हैं? यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए रस्क का कथन है, नन का कथन है, मैकन तथा रॉबर्ट्स का कथन है, या वंशीधर का कथन है। ये चार गणितज्ञ या चार महान व्यक्ति हैं। इनमें से किसका कथन यह था कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी व रोचक बना देते हैं? क्या बना देते हैं? स्थायी व रोचक बना देते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मैकन तथा रॉबर्ट्स ने कहा था। मैकन तथा रॉबर्ट्स ने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। यह कथन देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक सहायक सामग्री, जिसे हम बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग एड्स भी बोल सकते हैं। तो इसका होना विद्यालयों में आवश्यक है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? मैकन रॉबर्ट्स ने कहा, डेल ने कहा, या दौलत सिंह कोठारी ने कहा, या वैन हाइल ने कहा? तो इस बात को कहा था दौलत सिंह कोठारी ने। ये भारत के हैं, भारत में उदयपुर जिले के हैं। 1964-66 में इनका आयोग था, कोठारी आयोग बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग। तो यह बात दौलत सिंह जी कोठारी ने कही थी कि यह शैक्षणिक क्रांति आ सकती है यदि हम जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, इनका उपयोग हम पढ़ाने में करें तो एक क्रांति आ सकती है, शैक्षणिक क्रांति आ सकती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन प्रविधियों से होता है, उद्देश्यों से होता है, सीखने की क्रियाओं से होता है। तो मूल्यांकन का बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। सभी एग्जामों में प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जो इसका उत्तर है वो उद्देश्य से। मूल्यांकन क्यों करते हैं? मूल्यांकन के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको जानने के लिए हम मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्देश्य। मूल्यांकन का निकटतम संबंध, यहाँ पे निकटतम पूछा है, निकटतम तो उद्देश्य ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, ऑप्शन नंबर सी गणितीय संख्याओं का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गणित की भाषा में गणितीय सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, गणितीय संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है, गणितीय संख्याओं का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये सभी गणित की भाषा हैं। तो इसमें से सबका प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन राइट होगा। सभी का प्रयोग होता है, इसमें से तीनों का, इसका भी होता है, इसका भी होता है, और ऑप्शन नंबर सी तीनों का होता है। ए बी सी तीनों का प्रयोग होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए सही नहीं है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जो छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ानी चाहिए या फिर सही नहीं है? कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, या आगमन निगमन विधि? तो गणित शिक्षण की जो विधि है वो छोटी कक्षाओं की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? छोटी कक्षाओं, ध्यान रखिएगा, बड़ी कक्षा की बात नहीं की, यहाँ पे छोटी कक्षाओं की बात की है। तो हम छोटी कक्षाओं में व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चों को व्याख्या समझ में नहीं आएगी। अगर बच्चों को प्रयोगशाला के माध्यम से विश्लेषण, छोटे छोटे बातों को समझाकर बड़ी बात समझाएं, आगमन निगमन, उदाहरण से हम नियम की तरफ जाएं, तो यह तीनों विधि तो आ सकती है समझ में, लेकिन व्याख्यान विधि छोटे स्तर पर समझ में नहीं आएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्याख्यान विधि। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? चार यहाँ पे विभूतियाँ दे रखी है, महान विभूतियाँ।
जिनका गणित में बहुत योगदान है। पहला गैलीलियो ने कहा है, रसेल ने कहा है, प्लेटो ने कहा है या हैमिल्टन ने कहा है। तो यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है गैलीलियो ने कहा है। किसने कहा है? गैलीलियो ने। गैलीलियो महोदय ने ऐसा कहा कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो ने ऐसा कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृति को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। अगर कोई प्राथमिक स्तर का कोई बालक है और वह आकृति को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर पाता है, मतलब उनको क्लासीफाई कर पाता है या फिर उनका वर्गीकरण कर पाता है, तो वेन हाइल के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है। वेन हाइल नामक व्यक्ति ने ज्यामिति के कुछ स्तर दिए हैं, तो वह किस स्तर पर है? मानसिक चित्रण पर है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है या फिर औपचारिक निगमन स्तर पर है। तो जब वह वर्गीकरण कर पाता है दिखावट के आधार पर, तो वो मानसिक चित्रण के स्तर पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो, देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या अनुसंधान विधि? तो इसमें सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सुनो और समझो, इससे केवल प्रदर्शन में हो सकता है। ठीक है, प्रदर्शन की जब बात होती है तब देखो, सुनो और समझो तीनों का उपयोग हम कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सारे ही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, जैसे कि HTET, RTET, CTET, सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है और आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों का यहाँ पर वीडियो बनाया गया है। तो यह प्रश्नों का आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। जो टीचर भर्ती से एग्ज़ाम है, पेडागोगी से संबंधित, गणित की पेडागोगी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, टीचर भर्ती सामान्य से कहें तो टीचर भर्ती के किसी भी एग्ज़ाम में ये काम आएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। समाज, लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय पर ही समाज, लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय पर ही निर्भर है। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक मूल्य पर, नैतिक मूल्य पर, सामाजिक मूल्य पर या फिर अनुशासन संबंधी मूल्य पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह केवल सामाजिक मूल्य, समाज में जो लेन देन होता है, व्यापार होता है, उद्योग, यह गणित का कौन सा गुण है? ये सामाजिक गुण है, सामाजिकता इसमें आती है। तो इसलिए सामाजिक मूल्य की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है? संख्या की समझ का महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। तो संख्या की समझ किससे पता पड़ती है? पंक्तिबद्धता या गणना से या अंक लिखना से या संरक्षण। तो इन तीनों से संख्या की समझ का पता लग जाता है, लेकिन संरक्षण से संख्या की समझ का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे नहीं की बात हुई है, इसलिए उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है यहाँ पे टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, ताकि हमें भी हौसला मिले आगे इन प्रश्नों को फिर से अच्छे प्रश्नों को लाने का आपके लिए। प्रश्न पढ़ते हैं हम। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अत्यधिक आवश्यक होता है? आपकी समझ से अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अत्यधिक आवश्यकता है? कौन सा कौशल अत्यधिक आवश्यक होता है? कौशल की बात हो रही है। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण करने की योग्यता, कराने की योग्यता, बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो ये सारे गुण तो शिक्षक में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अत्यधिक की बात हुई है। यहाँ पे किसकी बात हुई है? अत्यधिक। तो सभी गुण हो ना हो, लेकिन एक शिक्षक के नाते, एक शिक्षक अगर आप हो तो आप में ये गुण तो होना ही चाहिए, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण खुद करें।
क्योंकि एक हर जगह एक शिक्षक उपलब्ध नहीं हो सकता, तो बच्चे को इस काबिल बनाया जाए कि वह अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे। तो यहाँ पर जो 20 प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। तो आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखिएगा। 20 प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है, और इसको एग्जाम से पहले या किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन प्रश्नों को देख कर समझ कर जाइएगा। धन्यवाद।